अनु सिंह, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। न शोर, न शराबा, न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल। इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। विश्लेषण में सबसे पहले बात करते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस ट्वीट की जिसने भाजपा के भीतर हलचल बढ़ा दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने आज एक ट्वीट किया जिसमें सिर्फ 5 शब्द थे, लेकिन इन 5 शब्दों के जरिए बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश हुई। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है। ये वो ट्वीट है जो केशव प्रसाद मौर्य ने किया। मात्र ये 5 शब्द अब अलग अलग मायने इन शब्दों के, इस संदेश के लगाए जा रहे हैं। अपनी तरफ से लोग ये गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य क्या कहना चाहते हैं, किस तरफ वे इशारा कर रहे हैं। क्या आज जिन बैठकों में उन्होंने हिस्सा लिया, उस दौरान जो मंथन हुआ, क्या उससे कुछ निकलकर सामने आने वाला है? क्या संगठन वाकई सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं या उनके जो निर्णय हैं, क्या उन पर किसी तरह का इन्फ्लुएंस उसका हो सकता है? अलग अलग तरीकों से इसकी विवेचना करने की कोशिश की जा रही है। ये महज 5 शब्द केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखे और उसके बाद से हलचल तेज हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसी बात अचानक से नहीं लिखी, इसका जरूर कोई ना कोई मतलब है। और सबसे बड़ी बात कि इस ट्वीट की टाइमिंग, क्योंकि जब पश्चिमी यूपी में भाजपा की बड़ी बैठक चल रही थी, उसी वक्त उन्होंने ये ट्वीट किया। इस बैठक में पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे। दरअसल यूपी में भाजपा को नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। संगठन में कई बदलाव हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। और इस बीच केशव प्रसाद मौर्य का इस तरह से इस बात को लिखना बहुत कुछ संकेत देता है। तो किस तरीके से इसे देखा जा रहा है और कैसे सवाल उठ रहे हैं, अब इस पर नजर डाल लेते हैं। सवाल है, क्या केशव प्रसाद मौर्य फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं? सवाल यह भी है, अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो डिप्टी सीएम का पद उन्हें छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करने की बात कहती है। यही वजह है कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अभी काम कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि केशव मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया है। केशव के इस ट्वीट की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले ही केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। उससे पहले केशव मौर्य ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। केशव के जरिए भाजपा ओबीसी वोट बैंक के लिए बड़ा दांव चल सकती है। ये कई मायने हैं, कई बातें हैं जो इस ट्वीट के बाद निकलकर सामने आ रही है। अब चलिए बात करते हैं भाजपा के मिशन पश्चिम की, क्योंकि अखिलेश और जयंत पश्चिमी यूपी में ही भाजपा की मुसीबत बनकर खड़े हैं। इसी पश्चिमी यूपी में भाजपा के सामने तमाम चुनौतियां हैं। तभी गठबंधन महामंत्री, संगठन के महामंत्री के पद पर जो चेहरा लाया गया वो पश्चिमी यूपी से ही आता है। धर्मपाल सैनी ने संगठन महामंत्री का पद संभालने के बाद पहली बैठक पश्चिमी यूपी में ही की। ये धर्मपाल सैनी की 24 को लेकर पहली बैठक थी। 24 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा 80 में से 75 प्लस का टारगेट लेकर चल रही है, लेकिन उसका ये टारगेट तभी पूरा होगा जब पूरब से लेकर पश्चिम तक धुआंधार लहर चले। लोकसभा के चुनाव में भाजपा के लिए सबसे ज्यादा खतरा पश्चिमी यूपी में है, क्योंकि यहाँ कई क्षेत्र मुस्लिम बहुल हैं और ऊपर से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन है। ऐसे में भाजपा की कोशिश इसी क्षेत्र में मजबूत बने रहने की है। हाल ही में धर्मपाल सैनी को यूपी भाजपा का नया संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया और धर्मपाल सैनी पश्चिमी यूपी से ही आते हैं। मतलब धर्मपाल सैनी की भी इस चुनाव में सबसे बड़ी परीक्षा है। यही वजह है कि जब धर्मपाल सैनी को पार्टी पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक करनी थी तो उन्होंने
पश्चिमी यूपी से ही इसकी शुरुआत हुई। गाजियाबाद में पश्चिम और ब्रज क्षेत्र की पहली बैठक हुई। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। इस बैठक में पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक में दोनों क्षेत्रों के कई सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। दरअसल बसपा के कमजोर होने के बाद भाजपा ने पश्चिमी यूपी में दलित वोट बैंक को साधकर अपना लक्ष्य पूरा करने की रणनीति बनाई है। पश्चिम और ब्रज क्षेत्र को जोड़ दिया जाए तो यहाँ 27 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 20 सीटें अभी भाजपा के पास है। और पश्चिमी यूपी में धर्मपाल सैनी का होना इस वजह से जरूरी हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रबंधन का दायित्व इनको ही दिया गया था। अब धर्मपाल सैनी 3 बड़ी बैठक करके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही संगठन की नब्ज टटोलने का भी काम करेंगे। पश्चिम के बाद अवध और कानपुर क्षेत्र की बैठक लखनऊ में होगी, जबकि गोरखपुर और काशी क्षेत्र की बैठक एक साथ होगी। इसमें हमें दूसरी बार फिर से जनता ने आशीर्वाद दिया है, मौका दिया है, और जिस विश्वास और भरोसे के साथ लोगों ने अपना समर्थन दिया, उस विश्वास को, उस भरोसे को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी हमारी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है और हमें विश्वास है कि 75+ का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। भाजपा का लक्ष्य भले 75 पार का हो, लेकिन इस बार चुनौतियां कम नहीं है। सांसदों के क्षेत्र में लोगों की जो नाराजगी है वो परेशानी बन सकती है। संगठनात्मक विस्तार में जाति समीकरण का संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती है। ओबीसी समाज को साधने की भी परीक्षा इस चुनाव में होगी। रालोद की अगुवाई में जो किसान खड़े हैं उन्हें भी मनाना होगा। और सबसे बड़ी चुनौती सरकार और संगठन के बीच के सामंजस्य को बनाए रखने की है। धर्मपाल सैनी की चुनौती इस वजह से भी बड़ी है क्योंकि 8 साल तक इस पद पर रहते हुए सुनील बंसल ने यूपी में भाजपा को बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। 2024 में धर्मपाल सैनी की पहली परीक्षा होगी और यहीं से तय होगा कि यूपी में धर्मपाल सैनी की राह आसान है या फिर मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुद्दा कोई भी हो, भाजपा के लिए ओबीसी वोट बैंक सबसे जरूरी है। इसकी एक तस्वीर लखनऊ से भी सामने आई। सीएम योगी ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने राम भक्तों और लोध समाज के वोटर्स को 24 वाला संदेश भी दिया। दरअसल पिछले साल 21 अगस्त को कल्याण सिंह का निधन हो गया था और बीते 1 साल में वक्त वक्त पर कल्याण सिंह को याद किया जाता रहा है क्योंकि कल्याण सिंह का नाम ही यूपी की सियासत में काफी है। प्रतिमा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की थी और संदेश 2024 के चुनाव का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कैंसर संस्थान में कल्याण सिंह की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया और राम मंदिर के निर्माण और प्रदेश के विकास में उनके योगदान को याद किया। कल्याण सिंह यूपी में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे और राम भक्तों तक उन्होंने ऐसा संदेश पहुंचाया जिसका असर आज तक बरकरार है। अब भाजपा उनकी उस छवि का फायदा 24 के चुनाव में उठाने की तैयारी कर रही। सीएम योगी ने कल्याण राज को सुशासन से जोड़ा। जिस सरकार ने प्रदेश में सुशासन के कुछ मानक तय किए थे, उस मानक के अनुरूप अपनी कार्य पद्धतियों के माध्यम से पहली बार गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के साथ ही अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी कार्य की शुरुआत की थी। सीएम योगी बातें कल्याण राज की कर रहे थे और बीच बीच में निशाना विरोधियों पर भी हो रहा था। पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में जगह जगह दंगे हो रहे थे, प्रदेश में आतंकवाद की सुगबगाहट हो रही थी। उन स्थितियों में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने उस कालखंड में प्रदेश की बागडोर संभाली थी। कार्यकाल एक बहुत सीमित समय का था। जब जब राम मंदिर का जिक्र होगा, कल्याण सिंह का जिक्र जरूर किया जाएगा। यही वजह है कि भाजपा के तमाम नेता कल्याण सिंह को यूपी की सियासत में लंबे समय तक जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। योगी ने जितना कुछ किया इसके लिए वो हकदार भी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कल्याण कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम
एक मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर में, उसका नाम, कुछ रोडों के नाम रखे हैं और प्रतिमाओं लगाने की आज अभी घोषणा की थी। खाली बाबूजी शरीर से बेशक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनकी ईमानदारी, उनके सपने, उनको पूरा करेंगे हम लोग सब मिलकर। और मेरे अंदर ही नहीं, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के दिल में वो जिंदा रहेंगे, हमेशा अमर हैं। कल्याण सिंह के सहारे सिर्फ राम भक्तों को ही नहीं, लोध समाज के वोटर्स को भी साधने की पूरी तैयारी है। क्योंकि कल्याण सिंह भले दुनिया में ना रहे हों, लेकिन यूपी में लोध समाज के वोटर आज भी कल्याण सिंह के नाम पर वोट देने को तैयार रहते हैं और यही 8% वोटर सरकार बनाने में अहम भूमिका भी निभाते हैं। किए गए कृत्यों से उनका इतिहास बनता है। माननीय कल्याण सिंह के जीवन से एक इतिहास बना है और पुण्य तिथि के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने उनके नाम पर एक अस्पताल का नाम रखकर उनको हमेशा के लिए अमर करने का काम किया है। अब कल्याण सिंह की मृत्यु तो हो गई है, लेकिन वो मरेंगे नहीं। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। कल्याण सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम और जनता की पार्टी बनाने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। उनके उस योगदान को भारतीय जनता पार्टी कभी भूल नहीं सकती। हर बार बताने की कोशिश की जाती है कि लोध समाज का अगर कोई हितैषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और कल्याण सिंह के नाम पर कभी सड़क का नाम रखकर तो कभी अस्पताल का नाम रखकर इसे विस्तार दिया जाता है। बाबूजी को सबसे पहले तो पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, जो उनके अधूरे सपने, उनको साकार करेंगे। मैं कल्याण सिंह महान नेता थे और आज उनका आदरणीय योगी जी को बधाई देता हूं। 9 फीट ऊंची काशी प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। राम मंदिर मामले पर कल्याण सिंह का फैसला इतिहास के उस पन्ने में शामिल हुआ जो सियासत में भाजपा को बहुत ज्यादा माइलेज देता है। यही वजह है कि भाजपा नेता कल्याण सिंह के नाम को कभी भूलना नहीं चाहते और न ही लोगों के जहन से दूर होने देंगे। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। और अब विश्लेषण करेंगे उस महापंचायत का जो नोएडा में आयोजित हुई। ये महापंचायत श्रीकांत त्यागी के समर्थन में हुई। वजह सिर्फ इतनी कि गालीबाज श्रीकांत त्यागी समाज से आता है। त्यागी समाज से जुड़े संगठनों ने श्रीकांत को जेल से छोड़ने की मांग की। सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। यहाँ सवाल ये है कि क्या त्यागी के नाम पर भाजपा को निशाना बनाया जा रहा है? सवाल तो गंभीर ये भी है कि गालीबाज के लिए इतनी गोलबंदी आखिर क्यों हो रही है? श्रीकांत त्यागी ने महिला के सामने गंदी गंदी गाली दी, रसूख और राजनीति के पैरों तले सभ्यता को कुचलने की कोशिश की। ये भीड़ उसी गालीबाज त्यागी के समर्थन में उमड़ी। नोएडा में त्यागी समाज की महापंचायत हुई। श्रीकांत त्यागी को रिहा करने, सांसद महेश शर्मा पर एक्शन लेने और श्रीकांत की पत्नी को परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। हमारी पूरी मांग ये है कि जो श्रीकांत त्यागी के साथ अन्याय हुआ है वो सारी धाराएं खत्म करके उसको बाहर किया जाए। जो श्रीकांत त्यागी के बच्चों के साथ घटनाएं की गई हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। जिन लोगों ने मां उन जगह पेड़ पाड़े हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो। जो गाली श्रीकांत ने दी है वही गाली डॉक्टर महेश शर्मा दी है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हमारी ये मांग है। ये भीड़ त्यागी समाज का झंडा उठाकर पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों से नोएडा पहुंची थी। गालीबाज श्रीकांत का समर्थन सिर्फ इस वजह से किया गया क्योंकि वो त्यागी समाज से आता है। लेकिन महापंचायत करने वाले इन लोगों को श्रीकांत त्यागी का एक पुराना वीडियो जरूर देखना चाहिए जो लखनऊ के गोमती नगर थाने से सामने आया। इस वीडियो में श्रीकांत की पत्नी अनु, जो त्यागी समाज से ही है, वो अपने पति के खिलाफ एफआईआर लिखवा रही है। थाने के अंदर ही श्रीकांत से उसका झगड़ा हो रहा। अनु त्यागी कहती है कि श्रीकांत उन्हें भी
गालियां देता है। मुझसे ये कह के आया उस औरत के ऊपर तेरी जैसे भी तो 500 में मिलती है। हमने कह दिया सर झूठ नहीं बोलती मैं, जब तो इसका परिवार आया। अभी तुम जो लिख रही हो सब सच लिख रही हो। सब सच लिख रही हूँ। ये नहीं कहूँगी मेरी बहुत अच्छी थी, सॉरी कुछ नहीं लिखूंगी ऐसा। ऐसा किया ही नहीं उसने मेरे साथ। यानी श्रीकांत त्यागी अपनी ही पत्नी से गाली गलौज करता है और महापंचायत करने वाले ये कह रहे कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी को कोई और ही प्रताड़ित करता है। यानी श्रीकांत त्यागी के समर्थन की आड़ में जबरदस्ती का एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। जो लोग अनु त्यागी के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे, उन्हें इस वीडियो को गौर से देखना चाहिए, जो लखनऊ के थाने से सामने आया है। नोएडा में हुई महापंचायत में सांसद महेश शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मुद्दा तो पुराना था, लेकिन त्यागी समाज की एकजुटता दिखाने के लिए ये भीड़ जमा की गई। हालांकि अनु त्यागी भी अब अपने पति के बचाव में खड़ी है। त्यागी समाज ने मोर्चा खोला है, उसे लेकर पश्चिमी यूपी में जबरदस्त हलचल है। ये हलचल सामाजिक भी है और राजनीतिक भी। त्यागी समाज हमेशा से 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा और मेरे जैसे ऐसे बहुत से सांसद हैं जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं। तो हमारा वोटर है, अगर कहीं किसी बात की कोई वो है तो हम निश्चित रूप से बैठ के बातचीत करेंगे और कोई भी किसी के मन में हो वो दूर करेंगे उस बात को। जो भावनाएं उनके हैं वो भावना मेरे अंदर भी रही कि हाँ, जैसे उसने जो कार्रवाई की, जो भी गलती की, उसकी सजा मिले। मैं श्रीकांत त्यागी की बात से कुछ सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ कि किसी के परिवार पे इस तरीके का कार्रवाई हो। परिवार पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो लोग इसे जातिवादी बनाना चाहते थे, जो लोग इसमें इस तरीके का एंगल देना चाहते थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और परिवार पर जिस लोगों ने कोई अत्याचार किया है, परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। श्रीकांत त्यागी को लेकर माहौल कितना गर्म है, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि सांसद महेश शर्मा ने कमिश्नर को एक चिट्ठी लिख दी जो सुरक्षा को लेकर थी। आशंका जताई गई कि कुछ हिंसात्मक गतिविधि हो सकती है, इसके लिए उनके घर और अस्पताल पर सुरक्षा तैनात की जाए। उधर महापंचायत में महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा था, क्योंकि मंच पर सिर्फ महिलाओं को ही अनुमति दी गई थी। नाराजगी बहुत है, सवाल भी बहुत हैं, लेकिन उन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो इस महापंचायत में मिलने जा रहे हैं। इस महापंचायत में क्या बड़ा निर्णय होगा, ये महापंचायत क्या तय करेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन हाँ, महापंचायत में यदि सबसे ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है तो वो सांसद महेश शर्मा को लेकर है। एक व्यक्ति महिला को गाली देता है, उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जरूरी कार्रवाई होती है। लेकिन तभी कुछ लोग समाज के नाम पर धरना प्रदर्शन और पंचायत शुरू कर देते हैं। क्या समाज का नाम लेकर किसी आरोपी को जेल से छुड़वाने की मांग जायज है? मेरठ से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। अब आपको नोएडा की गालीबाज महिला की करतूत दिखाते हैं जो चर्चाओं में है। इस महिला ने सिक्योरिटी गार्ड को इतनी गंदी गंदी गालियां दी कि उसे सुनाया तक नहीं जा सकता। अब महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ये महिला देखने में पढ़ी लिखी तो है, लेकिन सभ्य समाज में रहने की इजाजत इसे कतई नहीं देनी चाहिए। काले रंग के कपड़े भले शरीर पर दिख रहे हों, लेकिन इसके दिमाग पर भी काले रंग का ही कपड़ा पड़ा है। वरना साधारण सी नौकरी करने वाले, दिन भर लोगों की जी हुजूरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड से ये इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करते। खाल छोड़ दूंगी। ये नोएडा की वो गालीबाज महिला है जिसे ना तो तमीज है और ना ही समाज में रहने की आदत। इसका नाम है भव्या राय, लेकिन शब्दों में भव्यता नाम की कोई चीज नहीं। भव्या राय ने गार्ड के साथ बदतमीजी की, भद्दी भद्दी गालियां दी, कपड़े तक फाड़ डाले। ये वीडियो नोएडा की सेक्टर 126 की जेपी सोसाइटी से सामने आया।
दरअसल सोसाइटी के भीतर जब ये महिला पहुंची तो गेट खोलने में थोड़ी देरी हुई और गुस्से में तमतमाकर इसने अपनी नौटंकी वहीं गेट पर शुरू कर दी। नोएडा की गालीबाज महिला भाव्या रॉय को अदालत ने आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज नोएडा पुलिस ने उसे गौतम बुद्ध नगर की जिला अदालत में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आपको बता दें कि भाव्या रॉय के ऊपर आरोप है कि उसने अपनी सोसाइटी के गार्ड के साथ न केवल गाली गलौज की बल्कि उसके साथ बदसलूकी भी की, हाथापाई भी की और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस महिला को न शर्म है न किसी चीज का लिहाज। सिक्योरिटी गार्ड से दबंगई करती ये महिला नशे में पेंडुलम की तरह झूल रही है। जुबान इतनी कैंची की तरह चल रही कि सामने वाले का गला काट देगी। इस महिला के घर वाले इसे देख रहे होंगे तो बेचारे क्या सोच रहे होंगे। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन आजकल बड़े बड़े शहरों में भद्दी भद्दी बातें होने लगी। पुलिस ने नशेबाज, बदतमीज, बेहया और बेहूदगी दिखाने वाली भाव्या राय को गिरफ्तार कर लिया है। उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन कहीं त्यागी समाज की तरह राय समाज भी झंडा उठाकर कोई आंदोलन न शुरू कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।